मैं विक्रम शाक्या आप सभी का अपने चैनल मैथ मैजिशियन पर स्वागत करता हूं। तो बच्चों, हमने अपने पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4.6, जो लोग नए हैं चैनल पर उनके लिए मैं बता दूं कि हम इस समय अपनी एनसीईआरटी का जो डिटर्मिनेंट चैप्टर है वो कंप्लीट कर रहे हैं। मैट्रिक्स हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, तो उसकी भी हमने 4.5 एक्सरसाइज तक कंप्लीट कर ली थी, डिटर्मिनेंट की भी। और आज हम 4.6 एक्सरसाइज को लेके आए हुए हैं। तो अगर आपने पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उन्हें पीछे की वीडियो को देखिए, ताकि वो कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझ सकें, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट अब यहाँ अप्लाई होगा। तो अगर आपको यहाँ समझना है तो आपको पीछे के वीडियो पहले देखने पड़ेंगे, तो आप उन्हें पहले देखिए। प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने अलग से ही चैनल पे, तो डिटर्मिनेंट की अलग प्लेलिस्ट है, मैट्रिक्स की अलग प्लेलिस्ट है, 11th क्लास के भी कुछ वीडियोज़ हैं उनकी अलग प्लेलिस्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 4.6। और उससे पहले ये जान लेते हैं कि हमें यहाँ पर क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। और बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं है इस एक्सरसाइज में। दूसरी चीज़ इम्पोर्टेंस के हिसाब से मैं बता दूं बच्चों, बोर्ड में 100% तो नहीं कहूँगा, लेकिन 80 to 90% आप मान के चलिए कि इस तरीके का क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। और इस बार के जो बोर्ड एग्जाम हुए थे उसमें भी इस तरीके का क्वेश्चन आया था, जो इस एक्सरसाइज का है। 6 मार्क्स में क्वेश्चन आता है बच्चों, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ये मान के आप रैंडम मान के चल सकते हैं कि कंफर्म है कि आपको 6 नंबर मिल जाएंगे। कभी बैड लक होता है तो कभी नहीं आता, लेकिन इस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। एज इट इज ऐसा ना आए, ये ऐसा हो सकता है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन ना आए ऐसा कभी नहीं होगा। इस कॉन्सेप्ट पे तो 100% बेटा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या करना है। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, कहा गया है एग्जामाइन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन इन एक्सरसाइज 1 to 6। हमें 1 से 6 तक कंसिस्टेंसी चेक करनी है कि कंसिस्टेंसी इन इक्वेशंस की कैसी होगी। ये कंसिस्टेंट होंगे और नॉन कंसिस्टेंट होंगे या इनकंसिस्टेंट होंगे। ये वर्ड हमने पहले भी सीखा है 10th क्लास में। कंसिस्टेंट चेक करना या कंसिस्टेंट सोल्यूशन या इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन हम लोगों ने 10th क्लास में देखा है। तो आइए, क्योंकि हमने अभी एक्सरसाइज का थोड़ा इंट्रो नहीं लिया है, तो वो इंट्रो एक बार देख लेते हैं कि कंसिस्टेंसी कैसे हम चेक करते हैं या क्या रिजल्ट हमें चेक करना होता है अगर हम कंसिस्टेंसी चेक करना चाहते हैं। तो यहाँ पर बच्चों आप जब 2 पेज पीछे आएंगे जहां पर हमने प्रीवियस एक्सरसाइज खत्म की थी, तो वहां पर आपको एक केस मिलेगा, केस 1। और ऐसे ही नेक्स्ट प्लेस पे आपको एक केस मिलेगा, केस 2। ठीक है, हम पहले बात करते हैं केस 1 के ऊपर कि केस 1 में हम ऐसा क्या शो करेंगे। तो केस 1 में यहां पर कहा जाता है कि इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, अगर ए कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो तो। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बच्चों मैं आपको बता चुका हूं कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जिसका अगर हम डिटर्मिनेंट निकालें, सपोज ए कोई मैट्रिक्स है, अगर हम उसका डिटर्मिनेंट निकालें, वो अगर 0 के इक्वल नहीं आता है, नॉट इक्वल टू 0, तो वो एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोला जाएगा, ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक, इसी का वाइस वर्सा है। अगर हम इसी का अपोजिट देखें तो इसका अपोजिट है कि अगर डिटर्मिनेंट का जो मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो अगर 0 आ जाता है, 0, तो वो जो मैट्रिक्स होता है वो होता है सिंगुलर, ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स। तो यहां पर 2 केस इसी बात पर डिवाइड किए गए हैं कि एक केस में हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे और एक केस में हम सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। मैं यहीं आपको समझा देता हूं। अगर कोई भी मैट्रिक्स आपका नॉन सिंगुलर है, यानी कि उसका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 के इक्वल नहीं आता है, तो वो केस क्या होगा और ये केस क्या होगा। तो वहीं पर आप देखिए, आपको मैं यहां क्लियर कर देता हूं कि क्या केस यहां पर दिया गया है कि इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, यानी कि वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और उसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं आया, तो याद रखिए, तो उस इक्वेशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन का जो सोल्यूशन होगा वो हमेशा कंसिस्टेंट होगा। अगर उसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के इक्वल नहीं आता है, यानी कि अगर मैं यहां देखूं ये नॉन सिंगुलर अगर मैट्रिक्स है, तो उसका जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, कंसिस्टेंट, ठीक है। तो कंसिस्टेंट सोल्यूशन वो प्रोसेस करेगा, तो कंसिस्टेंट सोल्यूशन ये होता है। तो अगर आप देखें तो कंसिस्टेंट सोल्यूशन इसमें हम देख लेंगे, अगर फुल लिखूं तो कंसिस्टेंट सोल्यूशन। तो ये केस तो पहला तो बिल्कुल कंफर्म हो जाता है कि अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं आया, यानी कि वो एक नॉन सिंगुलर अगर मैट्रिक्स है, तो उसका सोल्यूशन हमेशा कंसिस्टेंट होगा।
अब बात करते हैं दूसरे केस पे, जो हमारा दूसरा केस है, केस सेकेंड। केस सेकेंड में कहा गया है इफ ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, लिखा भी है देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, कि अगर सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, तो उसका डिटर्मिनेंट जो होगा वो 0 होगा। उस केस में ऐसा नहीं है, हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर डिटर्मिनेंट ए 0 के इक्वल नहीं है तो कंसिस्टेंट, और अगर 0 के इक्वल है तो इनकंसिस्टेंट। ऐसा नहीं है, इसमें भी दो केस बनते हैं। अगर डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल है तो दो केस बनते हैं। पहला, फिर हम कैलकुलेट करेंगे जब हमारा डिटर्मिनेंट ए जो है वो 0 आ जाएगा, तो फिर हम उसके बाद फर्दर कैलकुलेट करेंगे एडजॉइंट ए इंटू बी। बी क्या होता है अभी आपको सिस्टम में बता दिया जाएगा, एडजॉइंट ए इंटू बी। और अगर वो 0 मैट्रिक्स नहीं आता है, 0 मैट्रिक्स नहीं आता है, तो सोल्यूशन जो होगा वो इनकंसिस्टेंट होगा। और अगर 0 के इक्वल आ जाता है तो जो सोल्यूशन होगा वो कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, तो यहां पर डिपेंड करेगा, 0 के इक्वल में वो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट दोनों ही हो सकता है, लेकिन अभी हम यही मान के चलेंगे कि हाँ 0 के इक्वल अगर आ जाता है तो फिर वो इनकंसिस्टेंट नहीं होगा, तो वो उस केस में कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट दोनों केसेस को फॉलो कर सकता है। तो हम एक फिक्स राय नहीं दे सकते हैं कि वो कंसिस्टेंट ही होगा या इनकंसिस्टेंट ही होगा। तो यहां पर यही कहा गया है कि इफ एडजॉइंट ए इंटू बी इज इक्वल टू ओ आ जाता है, देन द सिस्टम में बी आइदर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट अकॉर्डिंग एज द सिस्टम हैव आइदर इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन और नो सोल्यूशन, या तो उसके मैनी सोल्यूशंस होंगे या फिर नो सोल्यूशंस होंगे। ये केस आपके काम नहीं है, अभी आप देखेंगे क्वेश्चनों में, यहीं तक आपको रहना होगा कि जब आप एडजॉइंट ए इंटू बी निकालेंगे वो डज नॉट इज इक्वल टू ओ हो जाएगा। तो अगर डज नॉट इज इक्वल टू ओ यानी कि 0 मैट्रिक्स हो गया तो जो सोल्यूशन है वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, और अगर 0 के इक्वल हो गया तो फिर कंसिस्टेंट भी हो सकता है और इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है, दोनों केसेस उसमें लागू हो सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अब हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन अगर आप देखें तो यहां पर यही कहा गया था कि आपको फर्स्ट टू 6 जो है वो केवल कंसिस्टेंसी चेक करनी है। सिस्टम ऑफ इक्वेशन मतलब दो इक्वेशंस आपको दे रखी हैं, पहले जो आपके पार्ट हैं शुरुआत में उसमें सिर्फ कंसिस्टेंसी चेक कराई गई है, और जो नेक्स्ट में है उनमें सॉल्व भी कराया गया है। सॉल्व कराया गया है मतलब हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि जब इक्वेशन दे रखी है तो इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब ही होता है टू फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, तो चलिए आइए देखें कैसे क्वेश्चन किया जाएगा और किस तरीके से क्वेश्चन होगा। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा पहला क्वेश्चन जो हमने लिखा हुआ है एक्सरसाइज 4.6। एक्सरसाइज 4.6 का आपका पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। यहां पर सबसे पहले बच्चों इसे एक फॉर्म में लिखा जाता है, जैसे अगर आपकी इक्वेशंस हैं तो आप इक्वेशन से मैट्रिक्स कैसे बनाओगे। ये बात जिस दिन मैंने डिटर्मिनेंट का इंट्रोडक्शन दिया था, याद हो, उस दिन इंट्रोडक्शन की क्लास में मैंने सबसे पहले जब डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन दी थी तो इसी तरीके से दी थी कि आप लीनियर इक्वेशन से इसे मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हो और मैट्रिक्स फॉर्म से लीनियर इक्वेशन में भी लिख सकते हो। जैसे यहां पर क्या किया, मैंने लिखा द सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस ax इज इक्वल टू b। तो यहां पर आपको समझना होगा कि a क्या होता है, x क्या होता है और b क्या होता है। तो बच्चों अगर हम a की बात करें तो जो आपको इक्वेशंस दे रखी हैं उसमें x और y के जो कोफिशिएंट्स हैं, अगर आप उनसे कोई मैट्रिक्स बनाएंगे तो वो a बोला जाएगा। जैसे यहां से हमने x का कोफिशिएंट लिया 1, यहां से y का कोफिशिएंट लिया 2, यहां से नीचे x का कोफिशिएंट लिया 2 और यहां से y का कोफिशिएंट 3। तो x कोफिशिएंट जो है वो एक जगह रहेंगे, एक कॉलम में रहेंगे, और y कोफिशिएंट जो है वो दूसरे कॉलम में रहेंगे। ठीक है, बन गया। अगर हम ऐसे ही बात करें x, कैपिटल X क्या होता है, तो कैपिटल X बच्चों वो होता है जिसमें ये दोनों इक्वेशंस लिखी हुई हैं, जिन वेरिएबल्स में वो वेरिएबल्स आपको लिख देने हैं। तो जैसे x और y दो वेरिएबल हैं यहाँ, तो हमने क्या किया, x और y दो वेरिएबल यहाँ लिख दिए। और b की अगर हम बात करें तो जो RHS में लिखा होता है, यानी कि जो भी कांस्टेंट टर्म होंगे आपके, वो RHS वाले जो कांस्टेंट टर्म होंगे उनको हम b के रूप में लिख देंगे। अगर आप इन्हें देखो तो इनकी जब मल्टीप्लाई करोगे, जैसे कि कहा गया है कि इसे ax इक्वल टू b के रूप में लिखना है, तो अगर हम a और x की मल्टीप्लाई करें, a और x की, तो आप देखेंगे 1 की x में करेंगे तो x, फिर 2 की y में करेंगे तो 2y, तो x प्लस 2y, और कंपेयर होकर किसके इक्वल आ जाएगा, 2 के। और ऐसे ही दूसरे वाले की कर लो तो 2x प्लस 3y कंपेयर होकर किससे आ जाएगा, 3 के। ठीक है, तो बात वही है, मैंने अच्छे से पहले भी समझाया था। तो अब अगर आपको ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन चेक करना है कि इनका सोल्यूशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, तो सबसे पहले क्या करो, इसका डिटरमिनेंट निकालो। मैंने a का डिटरमिनेंट निकाल दिया, ये रहा हमारा a, 2 ऑर्डर का, बहुत आसानी से निकल जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 1 जा 3 -4, कितना आया, -1। अगर -1 आया तो ये 0 के इक्वल नहीं है। ठीक, और अगर 0 के इक्वल नहीं है तो a जो हो गया वो एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया। और याद करिए, अभी मैंने बताया है आपको कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a डज नॉट इज इक्वल टू आता है, यानी कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो उसका जो सोल्यूशन होता है वो कंसिस्टेंट होता है।
इसका मतलब इसका सोल्यूशन जो है वो हम साफ साफ लिख देंगे कि द सोल्यूशन इज कंसिस्टेंट। और जब जीरो के इक्वल आएगा तब हमारे पास दो केस बनेंगे, तब हम एडजॉइंट ए इंटू बी निकालेंगे। तो मैं बता रहा था कि बी क्या होता है, तो बी ये होता है बच्चों, ये जो यहां लिखा होता है इसको हम लोग बी बोलते हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ए यानी कि ए ये रहा, इसका एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में निकालना सीखा है, 2 ऑर्डर का भी और 3 ऑर्डर का भी। तो इसका एडजॉइंट निकालेंगे और एडजॉइंट की मल्टीप्लाई बी के साथ करेंगे। और अगर वो जीरो मैट्रिक्स बन जाता है, जीरो मैट्रिक्स अगर बन जाता है तो आपको पता है कि उसका जो सोल्यूशन होगा वो दोनों हो सकता है, यानी कि कंसिस्टेंट भी हो सकता है और इनकंसिस्टेंट भी। और अगर जीरो के इक्वल नहीं आया तो आप कहेंगे कि वो सोल्यूशन इनकंसिस्टेंट है। अभी मैंने आपको दोनों कंडीशंस दिखाई हैं, आपकी बुक में लिखी हुई है। तो ये पहला केस, तो क्योंकि ये जीरो के इक्वल आया नहीं तो इसलिए आपको अब आगे फर्दर कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, यानी कि एडजॉइंट आपको निकालने की कोई जरूरत नहीं है। अगर जीरो के इक्वल आता तो हम एडजॉइंट निकालते। तो मैं यही समझा दे रहा हूं कि अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जिसमें डिटरमिनेंट जो है वो आपका जीरो आ जाता है, तो उस केस में जो आपकी दो केसेस अभी आने आपको बुक में समझाए थे वो दोनों केसेस अप्लाई हो जाएंगे। जैसे कि ये रहा केस सेकंड था जिसमें डिटरमिनेंट अगर जीरो के इक्वल आ जाता है तो फिर हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ए इंटू बी निकालेंगे। और अगर वो जीरो के इक्वल नहीं आया तो इनकंसिस्टेंट बोल देंगे। और अगर वो जीरो के इक्वल आ गया तो वो दोनों केसेस फॉलो कर सकता है, वो कंसिस्टेंट भी हो सकता है और वो इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। अगर आप बुक में देखेंगे तो यहां से नीचे तक के सारे क्वेश्चंस ऐसे ही हैं। 1 to 6 तक अगर आप देखेंगे तो केवल कंसिस्टेंसी ही चेक करनी है। तो आप क्या करिए, सबसे पहले डिटरमिनेंट निकालिए और उससे भी पहले आप ax इक्वल टू बी की फॉर्म में लिखिए, जो मैंने अभी आपको लिख के दिखाया। बहुत ईजी है। ए में सारे कॉफिशिएंट लिख दो, फिर बी अगर हम एक्स में आप करें तो वेरिएबल सब में एक्स और वाई होते हैं तो एक्स और वाई लिखना है, और बी में आरजीएस के कॉफिशिएंट लिख दो जो भी आपको दिए गए हैं। तो फिर वही करना है, आपको डिटरमिनेंट निकालना है। अगर डिटरमिनेंट जीरो के इक्वल नहीं आता है तो साफ कह देना है कि कंसिस्टेंट है, और अगर जीरो के इक्वल आ जाता है तो दोनों केसेस आपको फॉलो करके दिखाने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहा गया है सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। आपको मैट्रिक्स मेथड का यूज करके लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है। ये टाइप है जो बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है, सॉल्व द लीनियर इक्वेशंस। तो यहां पर हमें मैट्रिक्स मेथड से लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है। जैसे अगर मैं 7वां क्वेश्चन देखूं तो इसमें दो लीनियर इक्वेशंस आपको दे रखी हैं, एक 5x + 2y = 4 और एक 7x + 3y = 5। ठीक है, ये दोनों दे रखी हैं। अब हम क्या करें, हमें इन दोनों को सॉल्व करना है, वो भी मैट्रिक्स मेथड से। नॉर्मली मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते आप। नॉर्मली मेथड जो हम लगाते थे प्रीवियस क्लासेस में कि एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, जो भी आपको अच्छा लगता था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वो नहीं करना, यहां पर मैट्रिक्स मेथड लगाना है। तो आइए देखें मैट्रिक्स मेथड से इक्वेशंस कैसे सॉल्व की जाती हैं। तो मैं इसी क्वेश्चन को बच्चे आगे सॉल्व कर देता हूं। जैसे मैंने डिटरमिनेंट निकाल दिया ना, तो हमें दोबारा लिखना ही पड़ेगा क्योंकि हमें तो सिर्फ मेथड चाहिए। तो अगर मान लिया जाता है कि इसी क्वेश्चन को कह दिया जाता है कि इसे सॉल्व भी करना है, तो फिर हम कैसे करेंगे। तो सॉल्व करना है तो यहां तक तो स्टेप्स वैसे ही रहेंगी जैसी है हमारे पास, कि हम डिटरमिनेंट निकालेंगे और डिटरमिनेंट निकालने के बाद अब हम आगे देखेंगे कि हम आगे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज मैं यहां आपको बच्चों बता दूं कि अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया जाता है कि इसे सॉल्व करिए और अगर उसका डिटरमिनेंट जीरो के इक्वल आ जाता है तो फिर आपको उसे सॉल्व करने की आगे जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां से फिर एक्स की वैल्यू निकाल पाना मुश्किल होगा। तो मैं आपको बता दूंगा अभी कि क्यों ऐसा होगा। पहले इस मेथड को अच्छे से समझ लेते हैं। आगे क्या करना होगा, जब आपको इसे फर्दर सॉल्व करना है तो आप क्या करिए, सबसे पहले इसका एडजॉइंट निकालिए। एडजॉइंट ए आपको प्रीवियस एक्सरसाइज में निकालना सिखाया गया है। मैं बात अभी कर रहा था कि 2 ऑर्डर का तो बहुत इजी होता है, डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज कर दो और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है उनका सिंबल चेंज कर दो, अगर वो प्लस है तो माइनस और अगर माइनस है तो प्लस। ठीक है, फिर उसके बाद यहां से एक फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया था ए इनवर्स का, क्योंकि ए इनवर्स भी आपने प्रीवियस एक्सरसाइज में निकालना सीखा है। ए इनवर्स का फॉर्मूला होता था एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ए ये रहा, डिटरमिनेंट ऑफ ए जो आया था वो हमारा -1 था। तो -1 से क्या होगा कि जो एडजॉइंट है इसके सारे सिंबल्स चेंज हो जाएंगे। सारे सिंबल्स चेंज होने से क्या होगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस है वो प्लस, क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस है। तो माइनस का जब डिवाइड करोगे तो वो केवल सिंबल चेंज करेगा। उसके बाद जैसे बच्चों हमने यहां पर एक इक्वेशन मानी थी ax = b। अगर हम यहां से x की वैल्यू निकालें, x की, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, a इनवर्स = b, क्योंकि a उधर जाएगा तो a इनवर्स यानी कि उसका इनवर्स = b। ठीक, तो x = a इनवर्स b, ये एक और एक तरीके का फॉर्मूला समझ सकते हो। तो अगर हमें x = a इनवर्स × b मिल गया तो a इनवर्स तो हमने इसीलिए निकाला ही था क्योंकि हमें इनवर्स चाहिए था, और b आपको ऊपर दे रखा था जो आपने अभी देखा था, ये रहा b, तो हमने वो b भी रख दिया। दोनों की मल्टीप्लीकेशन कर दी। मल्टीप्लीकेशन करने के बाद, मल्टीप्लीकेशन बहुत बार हो चुकी है, ये है 0 1। इधर कैपिटल X था, कैपिटल X को हमने क्या माना था, हमने माना था x और y
याद करिए, तो हमने क्या किया, कैपिटल एक्स की जगह एक्स और वाई पुट कर दिया, दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल कर दिया, तो हमें एक्स और वाई दोनों की वैल्यू मिल गई। ओके, तो ये सोल्यूशन हो गया। अब मैं आपसे बात कर रहा था कि अगर किसी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में डिटरमिनेंट ऑफ ए अगर जीरो आ जाता है तो वहां पर सॉल्व नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? इमेजिन करिए कि अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो आ गया तो जब ए इनवर्स आप निकालोगे तो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, डिटरमिनेंट ए एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं। तो उस केस में क्या होगा, डिटरमिनेंट अगर जीरो पुट कर दोगे तो इनवर्स जो है वो डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। याद करिए प्रीवियस एक्सरसाइज मैंने कहा था कि इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। और अगर इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट हो गया तो फिर इस फॉर्मूले को देखिए, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। जब ए इनवर्स ही डज नॉट एग्जिस्ट होगा तो फिर x और y की वैल्यू निकाल पाना मुश्किल हो जाएगा। ठीक, तो इसीलिए वो निकाल ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए याद करिए कि इक्वेशन, याद रखिए सॉरी, कि इक्वेशन हम उन्हीं को सॉल्व कर सकते हैं जिनका जो डिटरमिनेंट है वो जीरो के इक्वल ना आए, यानी कि एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जो है वही सोल्यूशन उसका किया जा सकता है। अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है यानी कि जिसका डिटरमिनेंट जीरो है तो उसका सोल्यूशन हम नहीं निकाल सकता है। ठीक है, तो ये मैंने एक सोल्यूशन भी करके दिखा दिया। तो यही आपको नीचे वाले पार्ट्स में करना है कि नीचे वाले पार्ट्स में आपको ये 14 क्वेश्चन दे रखे हैं, इनमें यही काम करना है कि आपको इक्वेशंस दे रखे हैं। इक्वेशंस को सबसे पहले तो ये चेक करना है, इसका डिटरमिनेंट निकालना है कि भाई इनका सोल्यूशन निकाला जा भी सकता है या नहीं। अगर डिटरमिनेंट जीरो के इक्वल नहीं आता है तो फिर आप उसे सॉल्व करिए, और सॉल्व करने का सीधा प्रोसेस यही है कि पहले इनवर्स निकालिए। इनवर्स निकालना आपने प्रीवियस एक्सरसाइज में सीखा है, और फिर फॉर्मूला लगा दिया x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, वैल्यू पुट कर दी, आंसर। ठीक है, अब यहां पर आप देखेंगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 11 में जो दूसरी इक्वेशन है वो लिखी हुई है RHS में 3/2। तो आप इसे थोड़ा इजी कर लेना कैलकुलेशन में कि RHS में 3/2 लिखने से अच्छा है कि हम 2 की इधर मल्टीप्लाई कर लें, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इधर, तो यहां हो जाएगा 2x माइनस 4y माइनस 2z इज इक्वल टू 3। तो एक सिंपल इक्वेशन बन जाएगी। तो इसे ऐसे ना करके आंसर वैसे भी आ जाएगा, लेकिन हमारी कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। तो इसलिए यही काम करना कि 2 की क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, तो आपको कैलकुलेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया कि इफ ए इज इक्वल्स टू दिस, फाइंड ए इनवर्स। सबसे पहले तो आपको ए इनवर्स निकालना। ए इनवर्स निकालने का कॉन्सेप्ट प्रीवियस एक्सरसाइज जैसा रहेगा। यूजिंग ए इनवर्स सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, और फिर ए इनवर्स का यूज करना है जो आपने निकाला है और इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना है। इस तरीके का क्वेश्चन भी बच्चों बहुत पूछा जाता है कि यूजिंग ए इनवर्स। अब बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि एक इनवर्स का यूज कैसे करना है। वो क्या करता है, इसको उठाता है और सीधा सॉल्व करना चालू कर देता है और इसका ए इनवर्स का यूज नहीं करता है, तो उस केस में वो क्वेश्चन गलत माना जाता है। ठीक, तो आइए देखें कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत आसान है। मैंने वही इक्वेशन लिखी या क्वेश्चन लिखा कि एक आपको ए दे रखा था जिसका ए इनवर्स आपको सबसे पहले निकालना था, और फिर नीचे इक्वेशंस दे रखी थी और कहा गया था कि जो इसका ए इनवर्स आएगा उसका यूज करना है इन इक्वेशंस को सॉल्व करने में। तो सबसे पहले मैंने वही काम किया कि जो ये इक्वेशंस दे रखी थी इन्हें वही ax इज इक्वल टू बी की फॉर्म में लिख दिया। तो ए आप जानते हैं x y z के कोफिशिएंट्स, ये 3 ऑर्डर का है तो कोई बात नहीं, तरीका वही रहेगा। x का कोफिशिएंट एक कॉलम में तो 2 3 एंड 1, 2 3 एंड 1 एक कॉलम में। y का कोफिशिएंट दूसरे कॉलम में तो -3 2 और 1 ये दूसरे कॉलम, और z का कोफिशिएंट तीसरे कॉलम में ये तीसरा कॉलम। और वही x की जगह x y z, इस बार 3 वेरिएबल हैं तो इसलिए x y z हो गया, और b आप जानते ही हैं जो RHS का होता है वो। तो हमने क्या किया, इन सिस्टम ऑफ इक्वेशन से a निकाला। अब यहां पर बच्चों गौर से देखो, ये जो हमने इक्वेशन से a बनाया और जो हमें क्वेश्चन में a दे रखा है, क्या दोनों सेम है? ओके, सबसे पहले इसमें कहा गया कि आप इसका a इनवर्स निकालिए, जो हमें ऊपर दे रखा था कि इसका आपको a इनवर्स निकालना है। 3 ऑर्डर का a इनवर्स निकालना हम लोगों ने प्रीवियस एक्सरसाइज में सीखा है, वही a11 a12 करके हम निकालेंगे। पहले एडजॉइंट निकालेंगे, फिर उसका फॉर्मूला वही एडजॉइंट a डिवाइडेड बाई डिटरमिनेंट ऑफ a, वो सब कुछ ठीक है। तो आप इसको लेके a इनवर्स निकाल दोगे, एक पार्ट आपने सॉल्व कर दिया। अब आते हो आप इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर। तो जब इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तब भी फॉर्मूला तो यही लगाओगे, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ये फॉर्मूला। अब ए इनवर्स, ए किसका इनवर्स? इसका इनवर्स ना। ये और ये दोनों सेम ही तो थे, तो जो इसका इनवर्स आया है वही तो इसका होगा। तो जो हम इस पार्ट को जब हमने सॉल्व किया था और इनवर्स निकाला था, तो वही इनवर्स उठा के डायरेक्ट यहां पुट कर देंगे, यानी कि यहां दोबारा नहीं निकालेंगे। तो ये प्रॉपर यूज हो जाएगा कि इस ए इनवर्स का यूज हमने कर लिया है इन इक्वेशंस को सॉल्व करने में।
तो जैसा क्वेश्चन कह रहा है कि आपको यूज करना है, तो पहले इसे सेपरेट एक क्वेश्चन की तरह सॉल्व करो और फिर इसका जो इनवर्स आए उठा के यहां डायरेक्ट पुट कर दो और फिर बी की मल्टीप्लाई कर दो और बी की मल्टीप्लाई करने के बाद वही कोएफिशिएंट कंपेयर कर लो तो आपको XYZ मिल जाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर यूज है। तो दो बार सॉल्व नहीं करना है कि पहले तुम इसे अलग सॉल्व करो फिर इसे अलग सॉल्व करो। क्यों? क्योंकि दोनों है तो एक ही, तो फिर आपको अलग अलग सॉल्व करने की क्या जरूरत है? आप केवल एक को सॉल्व करिए और उसकी वैल्यू डायरेक्ट यहां पुट कर दीजिए। वही वो क्वेश्चन कह रहा है कि इसका जो इनवर्स आपने निकाला है उसका यूज करिए इसमें, तो हमने यूज कर दिया प्रॉपर। तो इसलिए मैंने इसको समझाया, बाकी इसमें कुछ नहीं था, आप आराम से कर पाएंगे। आगे का प्रोसेस वही है, इनवर्स आपका निकल जाएगा, वैल्यू पुट हो जाएगी, आंसर आ जाएगा। कोई भी डाउट रहे आप बिल्कुल डिस्कस करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। और हमारे पास एक 16th क्वेश्चन में आपको एक लैंग्वेज टाइप क्वेश्चन दे रखा है। तो लैंग्वेज टाइप क्वेश्चन से सबसे पहले तो आपको इक्वेशंस बनानी है कि इक्वेशंस क्या है। जैसे यहां पर कहा गया है द कॉस्ट ऑफ अ 4 kg ऑनियन, 3 kg wheat and 2 kg rice is 60. The cost of 2 kg onion, 4 kg wheat and 6 kg rice is 90. The cost of 6 kg onion, 2 kg wheat and 3 kg rice is 70. Find the cost of each item per kg by matrix method. तो हमारे पास तीन चीजें हैं, ऑनियन, व्हीट और राइस। तो अगर मैं यहां पर छोटा सा सॉल्व करना चाहूं तो मैं मान लेता हूं कि भाई जो ऑनियन है उसकी पर केजी जो कॉस्ट है वो है x, व्हीट जो है उसकी पर केजी जो कॉस्ट है वो है y, और जो राइस है उसकी पर केजी जो कॉस्ट है वो है z। हमने ऐसे ही रैंडम मान ली। तो पहली क्वेश्चन ये है कि 4 kg ऑनियन है आपके पास, 3 kg व्हीट है और 2 kg राइस है, और इन तीनों की जो कॉस्ट है मिला के वो 60 है। तो 4 kg ऑनियन, अगर 1 kg की जो है वो x है तो फिर 4 kg की कितनी हो जाएगी? 4x। ऑनियन की बात करें तो ऑनियन हमारा 4x हो गया। अब व्हीट का है हमारे पास 3 kg, तो व्हीट की y है तो 3 की कितनी हो जाएगी? 3y। प्लस ऐसे ही राइस हमारे पास कितना है? 2 kg, तो 2 kg, तो एक की अगर z है तो 2 kg की कितनी हो जाएगी? 2z, और इन तीनों को मिला के एक इक्वेशन बन जाएगी जो कि इक्वल रहेगी 60 के। एक इक्वेशन बन गई। अब ऐसे हमारे पास एक और डाटा दे रखा है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑनियन। इस बार ऑनियन जो है वो 2 kg है, तो हम ऑनियन को 2 kg कर लेते हैं, तो ऑनियन 2 kg यानी कि 2x। फिर उसके बाद आप क्वेश्चन पढ़िए, जो व्हीट है वो 4 kg है, तो व्हीट 4 kg है तो 4y हो जाएगा यहां पर। प्लस राइस की बात करें तो राइस 6 kg है तो 6z, और इनको मिला के टोटल जो कॉस्ट है वो है 90। एक दूसरी इक्वेशन फॉर्म हो गई। और अब तीसरी इंफॉर्मेशन दे रखी है, द कॉस्ट ऑफ 6 kg ऑनियन। इस बार 6 kg ऑनियन है, 2 kg व्हीट है तो 2y हो गया, और राइस की बात करें तो 3 kg है तो 3 kg जो है वो राइस हो गया, और इनको मिला के जो टोटल कॉस्ट आती है वो 70 आती है। तीन इक्वेशंस बना दी। अब क्वेश्चन ने यही कहा आपसे कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम पर केजी बाय मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है और ईच केजी की जो है वो पर आइटम की कॉस्ट निकालनी है, मतलब हमें XYZ निकालनी है। तो क्या ये क्वेश्चन बिल्कुल हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन जैसा नहीं होगा? वही मैट्रिक्स मेथड उठाएंगे, सबसे पहले AX = B की फॉर्म में लिखेंगे, फिर हम वही x = A इनवर्स B का फॉर्मूला लगाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक, तो पूरी एक्सरसाइज जो है वो एक ही तरीके की है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। आप क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करिए इनकी, क्योंकि थोड़े लेंथी क्वेश्चंस हैं। पहले इनवर्स निकालना पड़ता है, उससे पहले भी एडजॉइंट निकालना पड़ता है, फिर डिटर्मिनेंट पहले निकालना पड़ता है। तो बहुत सारी चीजें हैं, डिटर्मिनेंट निकालिए, फिर आप एडजॉइंट निकालिए, फिर इनवर्स निकालिए, फिर x = A इनवर्स फॉर्मूले में पुट करिए। तो थोड़ा लेंथी हो जाता है क्वेश्चन, इसीलिए 6 मार्क्स में पूछा भी जाता है। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 4.6, जो कि बहुत ईजी एक्सरसाइज थी, बहुत जल्दी हमने खत्म कर ली। तो बच्चों, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करिए। जो लोग इस चैनल पर नए हैं उसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाइए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो अगर कोई भी डाउट आप लोगों का बच्चों का रह जाता है तो आप बच्चों कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसको आपको रिप्लाई दूंगा। और हम नेक्स्ट वीडियो में हमारी जो अब डिटरमिनेंट चैप्टर चल रहा है, इसकी केवल अब एक एक्सरसाइज बचती है जो कि मिसलेनियस एक्सरसाइज है, उसे कंप्लीट करेंगे। जैसे ही मिसलेनियस खत्म होगी तो हमारा 2 चैप्टर जो है हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, जो कि हमारे UT1 के चैप्टर रहते हैं। UT1 में 2 ही चैप्टर आते हैं, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। तो हमारा UT1 का जो सिलेबस है वो यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड दैट्स इट।